आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर मैं आपकी दोस्त पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। शरीर में होने वाली हर गतिविधि का सिग्नल ब्रेन से ही मिलता है। जरा सोचिए, अगर इसी का कंट्रोल बिगड़ने लगे तो क्या होगा। आज कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे स्ट्रोक एंड इट्स मैनेजमेंट की। साथियों, आज इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन महेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर, यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कौशाम्बी, गाजियाबाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि स्ट्रोक, जिसे हिंदी में हम मानसिक घात या मस्तिष्क आघात भी कहते हैं, ये क्या है और कोई व्यक्ति कब इसका शिकार होता है? नमस्कार। देखिए, स्ट्रोक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। स्ट्रोक जब कहते हैं ब्रेन में कि कोई इंजरी हो जाए, जनरली जैसे कि कोई आप समझिए कि कोई ब्रेन की वेसल्स में रुकावट आ जाए, इसके द्वारा जो हमारे ब्रेन में इंजरी होती है उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और अगर यही वेसल्स डिसरप्ट हो जाती है या फट जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है, इसे हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। मोस्टली ज़्यादातर मोर देन 85% केसेस में इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, जिसे हम ब्रेन इन्फार्क्ट कहते हैं, और लेस 15 to 20% केसेस में ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं वो होता है। जी डॉक्टर साहब, एक फोन लाइन पे एक कॉलर है हमारे साथ, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। राजेंद्र जी, आपको नमस्कार। मेरी ओर से भी आपको तहे दिल से नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी बेहद शालीनता से नमस्कार और आभार। नमस्कार जी। अब सवाल मेरा ये है कि जो लोग शोर शराबे में ज्यादा रहते हैं या शोर शराबा ज्यादा करते हैं, करवाना पसंद करते हैं, मतलब नॉइज पॉल्यूशन, हैवी नॉइज पॉल्यूशन जी, तो क्या इससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? या जिसको अतीत में सिर में चोटें लगी हो, हेड में सिर में चोटें लगी हो, तो इससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? दूसरा सवाल। और तीसरा आखिरी सवाल है, अगर आपकी नींद पूरी ना होती है, आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो क्या इससे भी संभावना बनती है ब्रेन स्ट्रोक होने की? बड़ी मेहरबानी होगी जी। हाँ जी, देखिए इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि शोर शराबे से आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, है ना। नंबर दूसरा, आपने कहा कि पहले से आपको कोई ब्रेन की इंजरी हो चुकी है, तो मे बी वो इंजरी आपकी किस तरीके की है ये आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता पाएंगे कि आपको उस स्ट्रोक का खतरा है कि नहीं है। तीसरा, आपने बोला स्लीप एपनिया, जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है, उसमें ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा रहता है पूरा। ठीक है, ये लोग रात में पूरी नींद अपनी नहीं ले पाते हैं प्रॉपर वे में, स्नोरिंग होती है, और डे टाइम में इनको एक आलस आता है, सोते रहते हैं। इनकी डेली रूटीन एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, तो इसमें थ्रोम्बोटिक इफेक्ट या इस्केमिक स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जी। ठीक है सर, हम आपसे स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्या अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स होते हैं? जनरली मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक जनरली हम इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में मोर देन 85% इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं। इसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स में रुकावट आ जाती है, ये हमारे बॉडी में और भी दिक्कतें होती है, उसके कारण आ जाती है। इससे ब्रेन के उस एरिया की सप्लाई, जो हमें न्यूट्रिशन ऑक्सीजन डी सप्लाई ब्रेन के उस पार्ट को हैम्पर कर देती है। तो वो ब्रेन का जिस पार्ट में सप्लाई नहीं है, वहां पे क्या होगा, वो ब्रेन सेल्स जो है डैमेज हो जाएंगी या पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। उसका सीधा असर हमारे बॉडी के ऑर्गन पे पड़ता है, लिम्ब में, फेस में, एनी अदर ऑर्गन इम्पैक्टेड बाय दिस फिनोमेना। जी सर, मेरठ से जानवी ने हमें मैसेज किया है और वो पूछ रही हैं कि ज्यादा डिप्रेशन से भी क्या माइंड का कुछ कनेक्शन है, या मुझे डिप्रेशन होने से सिर में काफी दर्द रहता है। देखिए, जब आदमी कोई पर्सन को ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, प्लस वो डेली रूटीन एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब होती है, वो उसको इतने प्रॉपर रूप से कर नहीं पाता, एक शिथिल रहता है और मोस्टली सेडेंटरी लाइफ को जीना पसंद करता है, आइसोलेटेड रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये थ्रोम्बोटिक इफेक्ट, बॉडी की जब हमारी एक्टिविटी नहीं होगी तो इसमें थ्रोम्बोटिक इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिसको हेडेक की दिक्कत ज़्यादा है, सपोज माइग्रेन हो रहा है या ऑल
ऑफ सडन अगर हेडेक हो रहा है अगर किसी को, तो जरूर अपने निकटतम डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ये लक्षण हो सकते हैं आपके स्ट्रोक के। जी सर, जो हेडेक्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को माइग्रेन है, किसी को उसमें है, तो क्या ऐसे लोगों को भी जिनको सिर्फ हेडेक है उनमें भी ब्रेन ये स्ट्रोक का खतरा? देखिए, जिसको नॉर्मल रूप से हेडेक हो रहा है वो टेंशन हेडेक हो जाते हैं, बीपी के कारण भी हेडेक हो जाते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेडेक। बट किसी को अचानक बहुत तेज हेडेक अगर हो रहा है, किसी को ऑल ऑफ सडन बहुत सीवियर अनबियरेबल अगर हेडेक है, तो डेफिनेटली इट इज ए साइन ऑफ स्ट्रोक। अपने निकटतम डॉक्टर या अस्पताल से कंसल्ट करना चाहिए तुरंत। जी सर, ये एक बार अगर सिर में दर्द हुआ जोर से, जैसे आपने बताया है, और ठीक हो गया, और उसके बाद क्या पहले ही बार में हमें दिखा लेना चाहिए, या कई बार होता है हम लोग लेजी हो जाते हैं कि अच्छा किसी वजह से हुआ होगा, चलो अगली बार होगा, नेक्स्ट टाइम तब दिखाएंगे, क्योंकि जो ब्रेन है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था, और आप शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे। तो पहले ही अगर हमें पहली बार ही अगर अनबेरेबल हेडेक हो तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, देखिए ये ज्यादा सही रहेगा। देखिए, अगर अनबेरेबल हेडेक हो रहा है, अगर आपको सिंपल मेडिसिन देने से वो रुक जाता है, और अगर वही सीवियरिटी है दोबारा भी अगर हो रही है, दोबारा भी वही हेडेक हो रहा है और दवाइयों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हमें जरूर अपने निकट उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी सर, एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि जिन लोगों को फिट्स पड़ते हैं, क्या उनमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है? देखिए, जो फिट्स पड़ते हैं उसमें ब्रेन स्ट्रोक का होने का खतरा हो सकता है, कि हमें जानना जरूरी कि फिट्स भी हमारे जो ब्रेन स्ट्रोक के कारण ही पड़ जाते हैं कभी-कभी, और कभी-कभी मोर देन 40 to 55% केसेस में हमें फिट्स का कारण भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये फिट्स स्ट्रोक के कारण फिट्स पड़ते हैं, और फिट्स इट इज ए वाइस वर्सा, कि मे बी जिसको फिट्स आते हो स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। ठीक है, बच्चों में सर, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये किस तरह से और कितना घातक है? जनरली बच्चों में स्ट्रोक का खतरा कम रहता है, बट अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम जैसे कि सिकल सेल एनीमिया डिजीजेस होते हैं, इन केसेस में हमारी जो आरबीसीज होती हैं उसके स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे बच्चों में अगर इनको कोई दिक्कत है तो ऐसे बच्चों में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज कर देती हैं ब्रेन की वेसल्स को। ठीक है, और जनरली स्ट्रोक का खतरा वैसे कि ओल्डर एज में होता है, बट यंगर एज में भी आजकल आते हैं, लेकिन एक जो मेनली जो क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेड है कि हाँ ओल्डर एज में मोर देन 50 ईयर एज में एवरी 10 ईयर इंक्रीज द एज 10% स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है उसमें। सर, इसमें जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या बीपी प्रॉब्लम है उनके लिए ज्यादा खतरा है, बिल्कुल, बजाय कि डायबिटिक और नहीं, बिल्कुल। जिन स्ट्रोक का मेन रीजन ही हमारा सबसे पहले हम अगर कंसीडर करेंगे तो ब्लड प्रेशर से हमारा, अदर उसके अलावा अदर डिजीज जैसे डायबिटिक हो गया, ये भी वेसल्स को हमारे जो है डैमेज करती हैं धीरे धीरे, क्रॉनिक अगर अनकंट्रोल शुगर रहता है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज्यादा रहता है तो वो हमारी धमनियों को डैमेज करता रहता है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद जब डैमेज करता है तो उस जगह उसमें क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मेन रीजन होता है। उसके बाद हार्ट की, अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है, हार्ट के वॉल्व में दिक्कत है, चैम्बर साइज बड़े हुए रहे हैं, हार्ट की बीमारी जिसे हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो गति रिदम होती है वो एक प्रॉपर रूप से नहीं चलती, कभी कम कभी ज्यादा चलती है, तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर धमनी में क्लॉटिंग होती है वो हमारे ब्रेन में जाके उसको क्लॉट से इन्फार्क्ट या इस्केमिक स्ट्रोक प्रोड्यूस कर सकती है। ये जी साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारा विषय है स्ट्रोक एंड इट्स मैनेजमेंट। हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन महेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि स्ट्रोक के रीजन क्या है? सबसे पहले जो हम पूछेंगे कि स्ट्रोक क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होना, नंबर 1। दूसरा, हमारा अनकंट्रोल डायबिटिक, लॉन्ग समय से जिसको वो जो डायबिटिक के मरीज हैं उनमें वेसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें वेसल्स में प्रॉब्लम होती है आगे तो वो स्ट्रोक पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट की डिजीज होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, किसी के हार्ट के चैम्बर में दिक्कत है या वॉल्व में दिक्कत होती है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं, या फिर हम एक हार्ट की
गति का असामान्य होना, इसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, ये हमारे स्ट्रोक को प्रोवोक करता है और स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर कोई व्यक्ति इन बीमारियों के साथ दवाई नहीं लेता प्रॉपर रूप से। प्लस मॉर्बिड ओबीस जिसे कहते हैं, बहुत मोटे लोग होते हैं जिनको स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है और रात में सोते समय वो बाईपैप या सीपैप का यूज करते हैं, बेसिकली स्नोरिंग होती है, ये इनके लिए होते हैं। जो सेडेंटरी लाइफ ज्यादा व्यतीत करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, ज़्यादातर हम बैठे रहना या अपना वर्किंग स्टाइल है जो लोगों का, उसके लिए। प्लस आजकल जंक फूड, बहुत ज्यादा जंक फूड का खाना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का होना बॉडी में, ये सब चीजें, प्लस इसके अलावा हमारा फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक की टेंडेंसी है तो उनको होने के एज कम्पेयर टू नॉर्मल उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्यू डाटा सोर्स की, हाँ, मैं ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप इज ए रेयर ब्लड ग्रुप, उस जिनका AB ब्लड ग्रुप है उनमें भी टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है सर? वो जेनेटिकली होता है। अच्छा, हाँ, इस ब्लड ग्रुप में, या जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सिकल सेल, मैंने आपको बताया, सिकल सेल डिजीज जिसमें होती है, उसमें क्या है कि हमारी आरबीसीज की जो संरचना होती है वो चेंज होती है। तो जब ज्यादा आरबीसीज या उसमें वेसल्स में जाके वो संरचना चेंज है तो क्लॉटिंग कर देती है, क्लम्पिंग हो जाती है, तो ये इट प्रोड्यूस द स्ट्रोक। ओके जी सर, इसके कॉजेज और सिम्टम के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक पहले हम कॉल ले लेते हैं। हेलो जी हाँ, हेलो जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार, मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ जी। पूछिए सवाल अपना डॉक्टर साहब से। मैं ये कहना था कि मैडम, पिछले कुछ दिनों से मेरे नाक में है वो पानी बह रहा है और मेरा सर भी काफी ज्यादा दुख रहा है, इसके कारण क्या है? जी देखिए, आपका जो सवाल है, नाक में पानी बह रहा है और सिर भी दुख रहा है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है? और वो कब से बह रहा है आपको नाक में पानी? सब पिछले 10 दिन से हो रहा है सर। ओके, अगर आप, और सिर में दर्द भी है, ज्यादा है? हाँ, काफी ज्यादा रहता है, काफी टाइम तक रहता है। तो आपको इसके लिए देखिए, जो पानी है, नाक से पानी बह रहा है, उसके लिए आप निकटतम न्यूरोलॉजिस्ट होंगे आपके कोई भी, उनसे वहां जाके आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि वो पानी आपका नॉर्मल वायरल की वजह से भी हो सकता है, जुकाम बुखार उसकी वजह से भी हेडेक हो जाता है, देखिए ना, साइनोसाइटिस। अगर हम इसके अलावा इससे दवाइयां देने पे सिंपल ठीक नहीं होता, फिर भी अगर परसिस्ट करता रहता है तो हमें न्यूरो की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जो आपने बताया सिंपल, हम इसको साइनोसाइटिस या वायरल इन्फेक्शन की तरफ इसका इलाज कराएंगे, ठीक है, पहले तो। ओके, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी सर, तो हम बात कर रहे थे इसके कॉजेज और सिम्टम्स की, कि क्या कारण रहते हैं, इसके क्या सिम्टम हैं स्ट्रोक के। सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम की हम बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसको जो है सबसे स्ट्रोक अगर हुआ है, उसको बैलेंसिंग में दिक्कत होगी जी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, लड़खड़ाहट होगी, एक तरफ ज्यादा झुकने की टेंडेंसी बन जाएगी, या अचानक से एक आंख से या दोनों आंख से दिखना बंद हो जाएगा, या ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन दिखना चालू हो जाएगा उसको। फेशियल डेविएशन, हमारे जिसे कहते हैं कि फेस, चेहरा हमारा जो है, होठ एक तरफ फेस जो है झुका हुआ हो जाएगा। हम उससे हवा भरने को कहेंगे अगर गाल में, तो वो एक तरफ हवा नहीं भरेगी, गाल पिचका हुआ नजर आएगा हमारा, ठीक है, ये सब चीजें। और नंबनेस, हाथों में पैरों में हमारे नंबनेस रहेगी। नंबनेस मतलब झुंझुनाहटपन होना, या पैरालिसिस या वीकनेस, इसे कहते हैं कि एकदम से एक साइड का हमारा अंग काम करना बंद कर देगा। प्लस हमारा जो टॉयलेट, ब्लैडर एंड बॉबल इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं, यूरिनेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, या पॉटी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, स्ट्रोक के, हमें स्ट्रोक हुआ है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो हमें इसके लिए बहुत अवेयर रहना चाहिए। जैसे ही कोई अगर, और जवान का लड़खड़ाना, आप उससे नाम पूछोगे वो अपना नाम नहीं बता पाएगा, या लड़खड़ाएगी उसकी जवान जवाब देते हुए। जी हाँ, कोई भी इनकोहेरेंट रहता है समझने में। जी जी जी। सर, अभी आपने आईज में ब्लरनेस की बात की, तो ये क्या स्ट्रोक से रिलेट हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं रिलेट। हाँ, मैं आई से ब्लरिंग ऑफ विजन डिपेंड करता है कि मैंने क्या कहा कि आपको धुंधला, अचानक से धुंधलापन होना और एकदम से विजन लॉस होना, ये हमारे पोस्टीरियर सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, ब्रेन का पिछला हिस्सा कहलाता है सेरिबेलम, मोस्टली वहां से कंट्रोल होता है ज्यादातर, वहां से हमारी जो आंखों की सप्लाई होती है वो जाती है। उसमें अगर कोई स्ट्रोक हो गया, इन्फार्क्ट हो गया, या ब्लीडिंग हो गई, कोई नस फट गई, तो उसके से रिलेटेड है ये, तो हमें उसको देखना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आगे इलाज करना चाहिए। सर, ऐसा कभी कभार मेरे साथ भी हो जाता है कि हाथ थोड़ा सा सुन्न सा लगता है, तो इसमें क्या मुझे भी एहतियात बरतने की जरूरत है? थोड़ा सा अपना इस तरह से हाथ मसलना पड़ता है कि ताकि वो हो, या कई लोगों को
झटका लगता है एकदम, अगर वो सो रहे हैं, नींद में झटका भी आता है, तो वो उसको हम इससे रिलेट तो नहीं कर सकते। लेकिन हाथ में झुंझुनाहट होना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। हो सकता है कि कभी ये चीजें विटामिन B12, फॉलिक एसिड, D3 मतलब विटामिन की कमी से भी ऐसा हो जाता है। अगर उनका सेवन करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत लगातार बनी रहती है, फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। सर, हमारे पास एक सवाल आया है व्हाट्सएप पे, अमर रमेश कुमार जी का। वो पूछते हैं कि मेरे छोटे बेटे को हेड में, सिर में पानी भर गया है, उसकी उम्र 8 साल है, ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी उसे फिट्स आते हैं, क्या लंबे समय तक उसे मेडिसिन लेनी होंगी? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो इनके सिर में पानी भरा है उसका कारण क्या है, उसको पता करना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर में पानी भरने के कई कारण हो सकते हैं। आपको निकटतम न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि वो पानी क्यों भर रहा है। मोस्टली जैसे बच्चों में टीबी के कारण भी ऐसा हो जाता है, इसे मेडिकल उसमें हाइड्रोकेफेलस कहते हैं रीजन। वो उसमें अपना जांच करके देखेंगे कि उसमें क्या होना है, उसको पानी निकालने के लिए या कोई ड्रेन डालना है या संट, जैसे मेडिकल में बीपी संट कहलाता है, वो करना है, तो उसके बाद ही कुछ होगा। जी जी जी। सर, हम अभी बात कर रहे थे इसके कॉजेज, रीजन और सिम्टम्स की, जो आपने बताया। सर, इसका इलाज कैसे किया जाता है? क्या स्ट्रोक का इलाज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, इलाज करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमें किस तरीके का स्ट्रोक हुआ है। ठीक है, इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये जिस तरीके के हम हार्ट अटैक होता है, इसे ब्रेन अटैक और ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। इसको सबसे पहला तो हमें इसको जानना जरूरी है कि इस किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, उसको बहुत ही जल्दी उसको डिटेक्ट करना, उसके बाद निकटतम अस्पताल में जाना और उसका इलाज चालू कराना, ताकि हम जितनी जल्दी से जल्दी उनका इलाज चालू कर देंगे तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस कम होंगे और रिकवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इट इज टाइम फैक्टर डिजीज। अगर सपोज ब्रेन स्ट्रोक हुआ है वहां पे, अगर हम विद इन 3 आवर्स जितनी, अगर इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें, विद इन 3 आवर अगर हम अस्पताल में पहुंच गए, उसकी जहां जाके इमेजिंग हुई, MRI प्रायोरिटी पे और CT स्कैन, उसमें देखते हैं किस तरीके का है स्ट्रोक, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक में हमें थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देने होते हैं, ताकि जो क्लॉटिंग हो रखी है उसको डिसॉल्व कर सके, ताकि जिस एरिया में सप्लाई रुकी हुई है वो सप्लाई वहां पे जल्दी से जल्दी चालू हो सके और कम से कम हमारा ब्रेन का पार्ट डैमेज होए, और इससे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट में ज्यादातर रिसेंटली टिश्यूप्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एल्टीप्लेज, टिनेक्टिप्लेज हम देते हैं। जी सर, एलिना सेन दुमका झारखंड से हमें लिखती हैं कि सर दर्द के अलावा और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं स्ट्रोक के, इससे क्या पता चलता है कि क्या कितना खतरा है? सर दर्द के अलावा और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? सर दर्द के अलावा इसको हम प्रायोरिटी पे सर दर्द को नहीं लेते। अचानक सर दर्द करता है तो उसको कंसीडर ज्यादा करते हैं। प्लस मैंने अभी आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं कि एक तरफ नमनेस होना, हाथ पैर का एक साइड का जनरली बॉडी का काम न करना, हमारा जवान में लड़खड़ाहट होना और आंखों से दिखने में दिक्कत होना, स्लरिंग ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, ये सब चीजें हमें ज्यादा उसको कंसीडर करना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो तुरंत अस्पताल या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी सर, एक और मैसेज है लोकेश का राजस्थान से। वो पूछते हैं कि साल 6 महीने में एक बार सिर में बहुत तेज दर्द होता है, 1 सेकंड के लिए दिखता है और अगले सेकंड ब्लर हो जाता है, दिखाई देता है और फिर ब्लर हो जाता है, मैं ठीक से देख नहीं पाता और ये प्रक्रिया कम से कम 4 घंटे तक रहती है, क्या इसका संबंध स्ट्रोक से है? देखिए, जो आपने बताया कि आपको इतना सीवियर हेडेक होता है और दिखने में भी दिक्कत हो जाती है, ऐसे प्रकार आपको कहीं ब्लड प्रेशर की दिक्कत तो नहीं है, मैं अभी आपसे कंसल्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो प्लीज आप इसको पहले चेक कराइए, क्योंकि इसका संबंध हमारे सीधे ब्लड प्रेशर से हो सकता है। ठीक है, हाँ। और अगर उससे है तो आप उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए और उसके बाद भी अगर आपका ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाती, हेडेक, ब्लडिंग का विजन बना है, तो देन डू द इमेजिंग एंड कंसल्ट विद द न्यूरोलॉजिस्ट। सर, लाइफस्टाइल कहाँ तक जिम्मेदार है स्ट्रोक के लिए, और स्ट्रेस, महिलाओं में खासकर हार्मोन्स इम्बैलेंस और बीपी क्या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम खासकर लाइफस्टाइल की बात करें, देखिए इसको अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड प्रेशर का
बहुत गहरा संबंध है हमारे स्ट्रोक से। नंबर 1, अगर उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो ब्रेन हेमरेज के चांसेस और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा चीज है, जो महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी कभी, या जो महिलाएं ओसीपी जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा यूज करती हैं, उसमें भी ब्रेन आघात जैसे स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। प्लस हमारी जो दिनचर्या के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ज़्यादातर बैठे रहना या वर्किंग स्टाइल, बैठ के ही काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बेसिकली जनरली, तो ऐसे के और ओबीस हैं, उनका फूड हैबिट सही नहीं है, खाने का समय सही नहीं है, उनका खाना समय सही नहीं है। जैसे आपने पहले जंक फूड की बात की, जंक फूड हुआ, और हाई उनका ब्लड जो लैब रिपोर्ट है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल ये सब चीजें ज्यादा हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल ये कम है, तो ये हमें स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है, न्योता देते हैं। जी, न्योता देते हैं। तो सर लाइफस्टाइल अच्छी रखने के क्या? देखिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखने के लिए सबसे पहला हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जनरली ऐसा डॉक्यूमेंटेड है, कहा भी जाता है कि यंग इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, स्लो नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग अगर हम 30 मिनट डेली हफ्ते में 5 दिन करते हैं तो इससे हमें काफी हेल्प मिलती है और इन खतरों को हम कम कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें। दूसरा, फूड हैबिट अपनी, हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। प्लस अपने डाइट में सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट जो होते हैं, घी तेल जिसे जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। प्लस सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन फूड, इन चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। और पानी को आपको एक ओवर हाइड्रेट भी नहीं करना है, लेकिन एक एडुकेट हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा पानी कम लेना भी कहीं ना कहीं एक को रिलेट करता है हमारे स्ट्रोक से। सर, ये पानी अगर कम लेते हैं तो उसको कैसे? सीधी सी बात है। देखिए, अगर आप पानी कम लेते हैं कहीं भी होगा तो वो खून हमारा गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा हो जाएगा तो उसको रुकने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इट कॉजेज द स्ट्रोक। और स्मोकिंग और अल्कोहल को तो आपने पहले ही कहा है कि वो तो स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए स्मोकिंग से ज्यादा खतरा होता है। अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं तो इसको कम कर दीजिए। बिल्कुल जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हमारा विषय है स्ट्रोक एंड इट्स मैनेजमेंट, स्ट्रोक और उसका प्रबंधन। हमारे साथ है डॉक्टर सचिन महेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े इससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ कॉल पे हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मैं रात को इतने खराटे लेता हूँ, कहते हैं मेरे को तो कुछ होश होता नहीं, मैं खराटे ले रहा हूँ। तो एक बार बच्चों ने वीडियो बना ली। मेरी उम्र 55 साल है, वेट मेरा 70 किलो है और हाइट मेरी 5 फुट 6 इंच है। 5 फुट 3 इंच, ओके। 6 इंच, हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे खराटे इतने तेज आते हैं कि कई बार तो वो बाहर पड़ोसी सुनते कि यार तुम्हारे अंदर से तेज खराटे मारते हैं अंकल। ओके। तो सर, इससे कोई दिक्कत या अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती? आप खुलती है तो मैं ठीक, मैं कहता हूँ मैं कब कराटे मार रहा हूँ? कहते आप मारते हो, मुझे कुछ पता नहीं होता। ठीक है, देखिए मैं बता, आपके खराटे मारने की टेंडेंसी ऐसा नहीं कि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक रहता है। ऐसा नहीं कि जिनको खराटे है तो उनको स्ट्रोक होना ही होना है। ठीक है, बेसिक फंक्शन इसका होता है कि जिनको खराटे आते हैं रात में वो सो नहीं पाते हैं और जग जाते हैं, इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, साउंड स्लीप नहीं आती बेसिकली। तो वो क्या होता है कि डे टाइम में उनको सोमनोलेंस, जिससे कहते हैं कि नींद आना, बैठे बैठे सो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है हमारी बेसिकली। सो इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक। ओके, अगर आपको बहुत ज्यादा खराटे आते हैं तो आपको उसको पहले रीजन देखना चाहिए कि नेजल स्पेयर या कोई उसमें दिक्कत तो नहीं हो रही है, सपोज, है ना। मैंने डॉक्टर को कहा था एक बारी जाके। हाँ जी। मैं अस्पताल का नाम नहीं रहा, मैडम ने मना किया अस्पताल का नाम मत लेना। हाँ। तो वो कहते कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं दिन में इतना सोता भी नहीं हूँ। हाँ, मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ, व्यायाम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको ये बताया ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे उससे डायरेक्ट रिलेटेड रहे। ठीक है। हाँ। क्योंकि अगर आपको अपना वजन, खान पान अगर सही रखेंगे तो इसमें घबराने की इतनी बात नहीं है। ठीक है। कोई ऐसी दवा में खराटे ना आए, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे। हाँ जी। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार।
डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मेरा नाम मेघा रानी है, मैं चेपी से बात कर रही हूँ। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो क्या उसके बच्चे पे इफेक्ट होता है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इसकी कोई करेक्ट एज है, इस एज तक होता है? नहीं, देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को स्ट्रोक हो जाए तो उसके बच्चे पे इफेक्ट नहीं आता, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। फिलहाल अगर कोई पहले से जेनेटिकली आ रही वो एक अलग बात है, अदरवाइज इतने वेरी रेयर चांसेस होते हैं कि मैंने बताया कि जेनेटिकली होता है, बट ऐसा नहीं है। फिलहाल अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो तो उसका इलाज करना चाहिए प्रॉपर, और बच्चे में ऐसा नहीं कि जाएगा, बस ये, ठीक। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा है, इसकी एज है? इसकी एज का कोई क्राइटेरिया जनरली नहीं होता, लेकिन आजकल वैसे अगर स्ट्रोक जो टेंडेंसी होती है मोर देन 50 ईयर एज में टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मैंने बताया था अगर 55 से एवरी 10 ईयर इंक्रीजेज उसके 10% चांसेस इंक्रीज होते रहते हैं। स्ट्रोक ओल्डर एज में ज़्यादा होता है या फिर छोटे बच्चों में, लेकिन आजकल 30 to 50 ईयर के केसेस में भी मैंने स्ट्रोक देखे हैं अपने का। जी ठीक है सर, लास्ट फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इसका आंखों पे कोई असर होता है? आई साइड किससे मैडम? ब्रेन स्ट्रोक से आई साइड पे कोई असर होता है? आई साइड से देखिए, अगर आपको परसिस्टेंट धीरे धीरे आई साइड में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पहले तो आपको आईज चेक करानी चाहिए, उससे हो सकता है मे बी। अगर अचानक से आपको आंख में दिक्कत पैदा हो रही है, ब्लरिंग हो रही है, आंख में विजन लॉस हो रहा है, तो जरूर आपको उस तरफ ब्रेन की तरफ सोचना चाहिए कि ब्रेन में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, एक सवाल एक हमारे पास क्वेश्चन आया है यशपाल जी का, द्वारका दिल्ली से। वो पूछते हैं कि स्किमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या अलग अलग है और व्हाट इज फर्स्ट एड फॉर स्ट्रोक? ठीक है, हाँ जी यशपाल जी, इस जगह मैंने आपको बताया कि इस्कीमिक स्ट्रोक ज़्यादातर होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक ही होते हैं, मोर देन 85% स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती हैं उसमें रुकावट आ जाती है, तो ये हमें इस्कीमिक स्ट्रोक पैदा करती हैं। अगर रुकावट होगी तो आगे की सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, वो एरिया हमारा डैमेज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है कि हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें क्या होगा, वही वेसल्स अगर रप्चर हो गई, फट गई, या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी जिसे हम मेडिकल उसमें एबी मालफॉर्मेशन कहते हैं कि उसमें तो उसके कारण उसमें वो फट जाती है। ठीक है, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक कर जाता है। जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई एकदम डिसरप्ट हो जाएगी, वो एरिया डैमेज हो जाएगा। जी ठीक है सर, एक और कॉलर है कॉल लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। नमस्कार जी, हाँ जी, कस्बा किठौर, जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन। जी जी जी, बताइए, अपना सवाल पूछिए। सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें अच्छे डॉक्टरों को लाते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, और डॉक्टर साहब की भी बड़ी मेहरबानी के इतना वक्त कीमती निकाल के हमें रेडियो पे सुनाते हैं बात, और बहुत खुश होते हैं जी। सभी को जी बहुत बहुत मुबारकबाद जी के डॉक्टर साहब को भी और सभी जितने भी जी जी धन्यवाद। आप अपना सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। सर, यही कि जी सिर में दर्द जो होता है बार बार, तो ये इसमें क्या लक्षण हो जाते हैं? जैसे सर्दी जुकाम है, एक तो ये चल ही रहा है, लेकिन आधे सिर में जो चमक सी होती है, इसके बारे में पूछना था जी बस। देखिए, आपके आधे सिर में दर्द होता है, जनरली इसे हम माइग्रेन का दर्द कह सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से स्ट्रेस को कम करना चाहिए और माइग्रेन की दवा लेनी चाहिए अगर, ठीक है, तो आपका दर्द चला जाएगा। जी ठीक है जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। जी सर, मौसम सर्दियों का, तो ऐसे में स्ट्रोक होने का खतरा क्या ज्यादा रहता है? हाँ जी, जैसे कि सर्दियों में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सुने होंगे कि ओल्ड एज पर्सन को सुबह जल्दी नहीं बाहर निकलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिक इसका रीजन है। और जनरली ओल्ड एज पर्सन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर की मोस्टली पर्सन में ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सुबह निकलते हैं तो आप भी समझते हैं कि अगर कोई जैसे पाइप ठंडी में बजाता हो तो सिकुड़ जाता है। अगर वो पाइप की सिकुड़न हो गई, धमनियों की हमारी सिकुड़न हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर और सुटअप करता है, बढ़ता है। जैसे किसी को ब्लड को कम रास्ता मिलेगा, वो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा, तो इससे दिमाग की नसें ओल्ड एज में वैसे ही कमजोर हो जाती है, उसमें ब्रेन हेमरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये इसलिए सर्दियों में कहते हैं कि सुबह थोड़ा वेदर थोड़ा ज्यादा ठंडा ना हो तब निकलना चाहिए, और कभी भी टेम्परेचर चेंजेस में नहीं। जैसे कि अचानक हम सपोज वॉशरूम में नहा के गर्म पानी से और तुरंत हमने दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गए, तो वो क्या है, टेम्परेचर चेंजेस भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या हम सुबह अगर बाल धोकर बाहर गए हैं तो ऐसे में कैप वगैरह कवर करके जाए, खाली मतलब इस तरह से ना जाए ठंड के सीजन में। वही टेम्परेचर चेंजेस भी हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। जी जी। सर, गीतांजलि का दिल्ली से मैसेज है कि काम के स्ट्रेस की वजह से नींद पूरी ना होने की वजह से अक्सर उन्हें हेडेक की शिकायत रहती है। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के वो दवाई ले लेती हैं। क्या बार बार ऐसा करना भी स्ट्रोक को
न्योता देना है? देखिए, एक तो आप क्या दवा, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा क्या ले रहे हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि आपको अपना स्ट्रेस को उसको कम करना पड़ेगा। एंटी जो एंजाइटी है और जो स्ट्रेस लेवल उसको कम करना पड़ेगा जो है। अगर ये हेडेक आपका परसिस्ट करता रहेगा और आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रोक। इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रोक, नॉट डायरेक्टली। ओके जी सर, दिनेश शर्मा शिमला से पूछ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन यदि सामान्य से ज्यादा लगातार बना रहता है और बीपी की दवा पिछले 10 साल से उनकी चल रही है, बीपी कंट्रोल में रहे तो क्या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है? नहीं, अगर आपका बीपी कंट्रोल में रह रहा है तो चांसेस कम होते हैं कंट्रोल स्ट्रोक होने के। ठीक है, तो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और दवा रेगुलर लेनी है। जी सर, एक सवाल था मेरा कि स्ट्रोक के बाद क्या, अगर एक बार स्ट्रोक आ गया तो उसके बाद सामान्य जीवन जी सकता है इंसान, या उसको हमेशा आगे के लिए बचाव को ध्यान में रखना होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि स्ट्रोक होने के बाद आदमी इसमें से 20 से 25% केसेस में जनरली फुल्ली रिकवर कर जाते हैं, लेकिन इसमें 40 to 50% केसेस में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज रह ही जाती है, वो पूरे फुल्ली रिकवर नहीं कर पाते। जैसे किसी को स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस हो गया, आधे अंग में प्रॉब्लम हो गई या स्पीच में प्रॉब्लम हो गई, ये पूरी तरीके से रिकवरी नहीं कर पाते। प्लस हम कितनी जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि विद इन 3 आवर में अगर हम पहुंच गया, उसका ट्रीटमेंट मिल गया इस्कीमिक स्ट्रोक में, तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आपने स्ट्रोक होने के बाद कितना आपने उसको रिहैब किया, रिहैब में फिजियोथेरेपी कराई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी कराई आपने, ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। जी सर, हमें एक मैसेज आया है, ललित भाटिया अहमदाबाद से पूछते हैं कि मेरा ना बीपी है ना डायबिटीज, मेरा 2 बार एक्सीडेंट में कॉमा मिडम रहा है, वैसे कोई तकलीफ नहीं, पापा को ट्यूमर हुआ था, बताइए मुझे कब और कैसे अपना चेकअप कराना चाहिए? आप अपना रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, उससे कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, आप ईयरली बेसिस पे आप अपना चेकअप करा सकते हैं, अपने लैब रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बेसिकली उसमें कैसे रह रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, और ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल कीजिए, ये चीजें। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे कि एक बार आप पूरा सम अप कर दें कि स्ट्रोक को अगर हो जाए तो क्या करें और ना हो हमें इसके लिए क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? ठीक, देखिए स्ट्रोक तो बताया मैंने आपको कि 2 तरीके के होते हैं। स्ट्रोक को हमारे जो किन कारणों से हो सकते हैं, हमें अपने सबसे पहले कि हमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की डिजीज, फिजिकल एक्टिविटी और जो हम मेडिसिन जैसे फीमेल्स लेते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से हैं, अपने आप नहीं लेनी है। सिर दर्द की दवाई भी अपने आप से बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, और डाइटरी हैबिट को इम्प्रूव करना है और स्मोकिंग को क्विट करना है बिल्कुल। अल्कोहल को कोई एक्सेस उसमें नहीं लेना है। ठीक है, देयर आर सम जेनेटिक फैक्टर आल्सो। ठीक है, इसको करना है। और हमें जितनी जल्दी, अगर हमें वार्निंग साइन मिल जाते हैं कि स्ट्रोक किसी को हो रहा है, घर में किसी का चेहरा, हमें डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी का चेहरा एक तरफ झुक रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है या नंबनेस आ रही है, झंझनाहटपन हो रही है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसके रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। और स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बाद आपको रिहैब करना बहुत जरूरी है अपनी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, या उसको रिहैब कराना बहुत जरूरी। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और डाइट हैबिट, ये आपको अलोंग विद मेडिसिन तो लेनी है उसको, लेकिन ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं इसमें स्ट्रोक की रिकवरी में। जी, ठीक है। और उसके साथ साथ स्ट्रेस से दूर रहना है और खुश रहना है। स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे इस पे हार्ट की डिजीज से और ब्रेन से रहता ही रहता है। बिल्कुल। दोस्तों, आज का कार्यक्रम खत्म करने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन महेश्वरी जी को, जो सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर हैं। उन्होंने हमें ब्रेन स्ट्रोक जैसे गंभीर विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथियों, अपनी दोस्त पूजा को दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।